Assalamu alaikum, dear all of you. I warmly welcome to all of you to the this certificate in health profession education course. इस CHP में हम मुख्तलिफ डोमेन्स पर बात करेंगे। यहाँ पे वी विल टॉक अबाउट वेरियस मॉड्यूल्स। और आज उस मॉड्यूल का जो है पहला मॉड्यूल है, उन 4 मॉड्यूल में से आज पहले मॉड्यूल पर हम बात करेंगे, जिनमें हम ब्लूम टेक्सोनॉमी और उसके साथ साथ जो है हम जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग है इस पर बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी पर, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पर बात करेंगे ऑन द लर्निंग ऑफ थ्योरीज पर, जो बिहेवियरिज्म है या ह्यूमनिज्म है। तो उस पर हम जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट आने अपकमिंग सेशंस में। अब ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है इसको हम डिस्कस करेंगे इन 3 डिफरेंट डोमेन्स। दिस इज द कॉग्निटिव डोमेन, द अफेक्टिव डोमेन एंड द साइकोमोटर डोमेन। Initially 2 sessions there will be discussion of the cognitive domain. In the third session we will talk about the psychomotor domain, and in the last 4th session of this Bloom taxonomy, inshallah we will talk about the affective domain. इसके साथ साथ एट द एंड ऑफ द सेशन, लास्ट सेशन जब हमारा होगा 4th सेशन, उसमें हम ऑब्जेक्टिव पर भी बात करेंगे कि हम किस तरह जो है ऑब्जेक्टिव बना लर्निंग ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। हम इस 4 सेशन के बाद एक 2 सेशन में भी थोड़े डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव या लर्निंग आउटकम किस तरह बनाएंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपिटेंसीज क्या क्या है। और उसके बाद जो है फिर हम जो है अपनी लर्निंग ऑफ थ्योरीज जो है जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग उस पर बात करेंगे। तो इनिशियली वी विल टॉक अबाउट द कॉग्निटिव डोमेन, then we will go toward the psychomotor, and then we will talk about the affective domain. So चलते हैं towards the objective of this lecture. So the by end of this presentation, the students of this CHP, they will be able to define the learning objectives and what the learning objectives are, then discuss the Bloom taxonomy, the cognitive domain, discuss the Simpson taxonomy, psychomotor domain, discuss the Haro taxonomy, psychomotor domain, discuss the Dave taxonomy, psychomotor domain. So we will talk about these 3 taxonomies of the psychomotor domain, the Simpson, the Haro and the Dave taxonomy. इन तीनों की तीनों जो है ये साइकोमोटर डोमेन के हैं। और लास्ट में हम the students will be able to discuss the Bloom taxonomy, affective domain, as well as they will be able to construct the learning objectives at any level of the or any subdomain of the cognitive domain, psychomotor domain or the affective domain. तो सबसे पहले जो है बात करते हैं कि ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है ये है क्या चीज। एक बीइंग टीचर जब हम क्लास में जाते हैं तो वो क्लास के दौरान जो है अमूमन 1 आवर होता है या 2 आवर्स होता है, 3 आवर्स होता है। तो हम एक गोल जहन में लेके जाते हैं कि हम आज स्टूडेंट्स को ये पढ़ाएंगे और हम स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसे ही ये 1 घंटे के सेशन खत्म हो जाए तो स्टूडेंट्स जो हैं दे विल बी एबल टू व्हाट। तो ये जो व्हाट है ना हम जहन में रखेंगे, एक्चुअली दिस इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। सो इट मीन कि हम क्लास शुरू करने से पहले उसकी एंड रिजल्ट्स अगर जो डिस्क्राइब करते हैं स्टार्ट में, so that is actually known as the learning objective, and that's why जब हम learning objectives जो हैं ये डिस्क्राइब करते हैं सो अमूमन ये फ्यूचर टेंस में होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम प्रीवियस में बात कर ले, by the end of this presentation the students will be, which mean that we are talking about at the end of presentation। अभी तो हमने स्टार्ट लिया है, अभी हम स्टार्ट नहीं की, बट आई एम सपोज अगर इस लेक्चर की बात कर ले सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जैसे ये सेशन खत्म हो जाए, ये 4 सेशन खत्म हो जाए, तो इन 4 सेशन के एंड में जो ऑडियंस है, जो CHP के स्टूडेंट्स है, उनको कम से कम ये पता होगा कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या चीज़ है और कॉग्निटिव, साइकोमोटर और इफेक्टिव डोमेन की फिर सब लेवल जो है या उसके सब डोमेन कौन कौन से हैं और किस तरह हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो अगर ये मैं एंड में रख किसी आपको अपने आप के लिए टारगेट रख देता हूँ
और फिर मैं इसको बाद में असेस करूंगा, जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल होगा कि हम स्टूडेंट्स के असेसमेंट किस तरह करते हैं। तो एक्चुअली is this statement which is in our mind, which we keep in our mind in the beginning for the end of this session, that is actually called as the learning objective. So beginning with the end in mind, कि हम at the end of this session, I am expecting from the students that they will be able to and we will then add the action verb and so on. There are different objectives definition in the literature. Some are very simple and some are they are very complex. अगर हम उसकी बात कर ले कि समराइज कर ले उसको, तो इन उनमें से एक जो comprehensive definition हम बता सकें, so that would be कि these are the specific and measurable term that clearly describe as to what the students would have learned or should be able to have learned at the end of an ongoing learning activities. The statement of what the education process hopes to achieve. अच्छा, एक होता है लर्निंग आउटकम, एक होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। छोटा सा मैं इसको डिफरेंस बता दूं कि यूजुअली आउटकम जो है ये हम किसी एक मॉड्यूल में देखते हैं, मोस्टली हम एक पूरी डिग्री में देखते हैं, पूरी प्रोग्राम। सपोज एक स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं और वो बीएस नर्सिंग के स्टूडेंट से, या वो डॉक्टर फिजिकल थेरेपी के स्टूडेंट से, या एमबीबीएस बीडीएस के स्टूडेंट से, तो हम 5 साल के बाद या 4 साल के बाद क्या देखना चाहते हैं इन स्टूडेंट्स में कि जैसे अभी इंटर हो रहे हैं पहले साल में, जब ये यहाँ से ग्रेजुएट हो जाएंगे, सो हम इससे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो एक्चुअली दोज लॉन्ग टर्म जो हम इसके एंड ऑफ दिस डिग्री और प्रोग्राम वी आर एक्सपेक्टिंग, उसको कहा जो लर्निंग आउटकम जो है कहा जाता है। या एक सेमेस्टर है, सपोज दे आर इन द 7th सेमेस्टर, चाहे वो 4 साल प्रोग्राम है या 5 साल प्रोग्राम है। सो 7th सेमेस्टर में व्हेन स्टूडेंट्स आर एंटर्ड, सो सम एलएसओ वहाँ पे लर्निंग आउटकम जो है ये जो है बनाए जाते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। सो यूजुअली ऑब्जेक्टिव जो है हम शॉर्ट सेशन के लिए रखते हैं, जैसे 1 आवर 2 आवर 3 आवर, या एक 2-3 सेशन के लिए रखते हैं, या इवन वीकेंड मॉड्यूल को भी हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डाल सकते हैं। जबकि लॉन्ग टर्म बेस के लिए जो हम बताते हैं उसको लर्निंग आउटकम, जो हम स्टूडेंट्स में क्या इस पूरी प्रोग्राम का जो है एंड रिजल्ट क्या होगा। तो ये एक स्मॉल डिफरेंस है बिटवीन द लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग आउटकम, बट बहुत सारी जगहों पे जो है ये दे कैन बी यूज इंटरचेंजेबली, और इसमें कोई ऐसी डिफरेंस जो है ये नहीं दिखाई गई है इन लिटरेचर इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। सो ओवरऑल जो है आप इसको अलग अलग समझिए या एक ही समझिए, एक ही बात है। आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव को लर्निंग आउटकम ही कह सकते हैं और लर्निंग आउटकम लर्निंग ऑब्जेक्टिव ही कह सकते हैं, बट देयर इज डिफरेंस जो हमने एक्सप्लेन की कि व्हाट दैट डिफरेंस इज। सो अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक पर बात कर ले, हम ज्यादा डिटेल करेक्टरिस्टिक तो इंशाल्लाह जब हम इस पर अलग सेशन रखेंगे तो उसमें रखेंगे, लेकिन जस्ट एक ओवरव्यू दे दी कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, या एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव या एक लर्निंग आउटकम जो है किस तरह एक अच्छा बन सकता है। व्हाट इज अ गुड लर्निंग आउटकम, व्हाट इज अ गुड ऑब्जेक्टिव। So a good learning objective जो है that it is actually when it is smart, which mean when it is specific, when it is measurable, when it is attainable, when it is relevant, and when it is time based. Measurable mean when we can assess them and we can measure what the students have actually they have they have achieved that, and if that is which if we can measure their assessment, so then it's okay, it's a good objective, and it should be very specific. It should be realistic as well. It should be relevant. It should be achievable. It should be attainable. So good learning objective should be smart, which can be specific, measurable, achievable, realistic, or relevant, and time based. So अब आते हैं towards the Bloom taxonomy. ये Bloom taxonomy की थोड़ी सी जो है जाने से पहले taxonomy की बात करते हैं. So you all already know that what it is taxonomy, which that word taxonomy that simply mean classification, the science of
classification, the study of classification is known as the taxonomy. अब ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पर बात करते हैं। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी में जो ब्लूम है, एक्चुअली इट वाज द बेंजामिन ब्लूम, जो एक अमेरिकन एजुकेशनिस्ट था, और इन इन द 1950s उसके बहुत सारे जो है कंट्रीब्यूशन है इस टेक्सोनॉमीज बनाने में, और एक टीम बन गई जिसमें से ये बेंजामिन ब्लूम थे, एंगल हार्ट्स थे, इसके अलावा जो है करतवाल थे, H.W. हिल थी, एंड E.J. फ्योरस जो ये थी। ये मुख्तलिफ सीरीज ऑफ उनकी मीटिंग्स हुई, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स हुई, इस तरह कॉन्फ्रेंस में ये लोग जो है उन्होंने प्रेस को प्रेजेंट किया, और इन तमाम इनका जो मीटिंग्स और इनकी जितनी भी ये कॉन्फ्रेंसेस एंड वो उनकी जो ये इस तरह थी, उन तमाम का निचोड़ उन्होंने एक बुक की सूरत में या एक आर्टिकल की हैंडबुक की सूरत में उन्होंने प्रिंट कर दिया, उन्होंने पब्लिश कर दिया, जिनको चूंकि इस टीम को लीड कर रहा था बेंजामिन ब्लूम, दैट्स वाई इस टेक्सोनॉमी को ब्लूम्स का नाम दिया गया। अदरवाइज इसमें सारे जो है इसमें इन्वॉल्व थे, स्पेसिफिकली कृतवाल जो था, ही वाज मोस्टली इन्वॉल्व इन द इफेक्टिव डोमेन। इसी तरह जो है ब्लूम ने ज्यादातर कॉग्निटिव डोमेन पे काम किया था। बाकी भी जो ये इनके मेंबर्स थे, हिल थे, फ्योरस थे, या जो एंगल हार्ट थे, ये सारे के सारे देवर द कंट्रीब्यूट, एक टीम था इनका, लेकिन उसको चीयर कर रही थी ब्लूम। दैट्स वाई जो है 1956 में जब ये हैंडबुक पहली बार पब्लिश हो गई, तो इसको ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से जो है पब्लिश किया गया। At that time, only the cognitive domain was published. Later on, then the psychomotor and the affective domain were also published. तो ये कुछ हिस्ट्री थी बेंजामिन ब्लूम की और ब्लूम टेक्सोनॉमी की। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3, जैसे हमने लेक्चर्स के स्टार्ट में कहा कि हम अगर स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव पावर देखना चाहते हैं, कॉग्निटिव कैपेसिटी देखना चाहते हैं कि व्हाट दे नो अबाउट समथिंग, व्हाट दे हैव इन देयर माइंड, so that will be called as the cognitive domain. Psychomotor domain, which simply mean the critical skills in which they will use their skeletal muscle to execute some action, so that will be called as the psychomotor domain. And the affective domain, this is related to the attitude, belief, behavior during both the cognitive and the psychomotor domain. So we will discuss each of them, the cognitive domain, the psychomotor domain, and affective domain. Psychomotor domain में हम 3 taxonomy discuss करेंगे, the Haro taxonomy, Day taxonomy, and the Simpson taxonomy. और जो है affective और cognitive में हम एक taxonomy discuss करेंगे in the upcoming sessions. तो सबसे पहले हम ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात करते हैं, उस टेक्सोनॉमी की जो ओरिजिनल टेक्सोनॉमी जिसे हम कह सकते हैं, जो पब्लिश हो गई थी इन 1956। दिस इज द citation of that the handbook, Bloom's Benjamin Bloom et al. Et al. Me and others, when we have more than 3 authors, so we can use the et al. Which mean and others. A taxonomy of the educational objectives, handbook 1. Handbook 1 इसलिए because इसमें सिर्फ cognitive domain था, बाकी जो है फिर उसके बाद जो है psychomotor domain और affective domain भी शामिल थी। तो ओरिजिनल जो टेक्सोनॉमी थी, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी ओरिजिनल टेक्सोनॉमी थी, उन्होंने इस टेक्सोनॉमी को, कॉग्निटिव डोमेन को 6 सब डोमेन या सब 6 लेवल पे डिवाइड किया था, स्टार्ट फ्रॉम द रिकॉल एंड एंड इन द इवैल्यूएशन। अब रिकॉल से सिर्फ ये है कि जो स्टूडेंट्स पहले से जानते हैं, they just recall what they have in their brain. So previously learned material को दोबारा से एक्सप्लेन करना एंड जस्ट बताना, जैसे मिसाल के तौर पर a teacher is there and he is discussing the skeletal muscle. So वो क्या करता है कि what is muscle या what are the different types of muscle, anybody knows? वो क्वेश्चन करता है और वहां से आंसर आता है, yes there are 3 types of muscle, that is the skeletal muscle, the smooth muscle and the cardiac muscle.
तो ये जो एनालिस्ट और ये जो रिकॉल है प्रीवियस ऑलरेडी वी दे नो, so that is actually recall. Comprehension, that is grasp the meaning of the material. Then the teacher asked the same question, what is the difference between the cardiac smooth and the skeletal muscle, or what is that similarity which is present between the cardiac muscle and the skeletal muscle, and the similarity between द कार्डिक एंड द स्मूथ मसल। अब अगर इसको थोड़ी सी इनडेप्थ या इसकी कंप्रहेंशन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी है, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है इस कंसेप्ट की, इन तीनों की, सिर्फ ये नहीं कि उनको तीन नाम याद थी, तो आंसर वो देगा कि यस द सिमिलरिटी बिटवीन द that skeletal muscle and the cardiac muscle is that they both have striated muscle, दोनों में स्ट्रिप्स है। ऑन द अदर हैंड the similarity between the cardiac muscle and the smooth muscle is that both are the involuntary muscle। तो ये जो है इसको कहते हैं comprehension। ये रिकॉल में क्या होता है कि they have just to enlist, they have just to define, they have just to elaborate, simply elaborate very shortly, briefly, and comprehension involve जो उन्होंने कहा है उसकी थोड़ी सी एलाबोरेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी मच मोर इन डेप्थ। फिर इम्प्लीकेशन क्या है, इन्हीं दो लेवल को, रिकॉल और कंप्रहेंशन को यूज करना तो किसी भी सिचुएशन में, तो इसको फिर जो है कहा जाता है एप्लीकेशन, या किसी प्रॉब्लम में उसके लिए सोल्यूशन के तौर पर इन नॉलेज को यूज करना। सो द वर्ल्ड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एप्लीकेशन। सो जैसी एप्लीकेशन है तो इसका मतलब है कि द यूज या अप्लाई ऑफ द बोथ रिकॉल एंड कंप्रहेंशन नॉलेज, जो इन दोनों नॉलेज इन दोनों में उसको अप्लाई करना। एनालिसिस का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी वो जानते हैं ऑल ऑफ इनको डिफरेंट कंपोनेंट में डिवाइड करना, और फिर हर एक कंपोनेंट को अलग अलग से स्टडी करना, और फिर इनको कंट्रास्ट और करना, और इनको कंपेयर करना है कि इनमें कंट्रास्ट क्या, इनमें सिमिलरिटी क्या है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ इट। यानी फिर इसमें से वो वैल्यू करेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा, और इसमें इसकी एनालिसिस करेगा। सो दैट इज अंडरस्टैंड बोथ द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल, एंड उसके लिए कंटेंट और स्ट्रक्चर को जानने के लिए उसको ब्रेक डाउन ऑफ ऑल दिस उसको करेगा, तो इसको कहेगा, हम कहेंगे एनालिसिस। सिंथेसिस से मतलब ये है कि अगर एक उनके सामने एक प्रॉब्लम है, तो वो ऑन द बेसिस जो इन्होंने एनालिसिस की है उसकी बेस पर सबसे बेहतरीन इंटीग्रेशन क्या होगी, कि ये फॉर्मुलेशन क्या होगी कि उनकी जो कंपोनेंट्स है उसको किस तरह एक सीक्वेंस में डाला जाए, उसको कौन कौन से कंपोनेंट्स को कंबाइन किया जाए ताकि उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन जो है बनाया जाए, कौन कौन से कंपोनेंट को स्किप करना है, कौन कौन से कंपोनेंट को हमने अवॉइड करना है, कौन से कंपोनेंट को मस्ट इंक्लूड करना है। तो ये एनालिसिस की बात ही जो है एक स्टूडेंट को समझ में आएगी। जब तक उसको एनालिसिस नहीं है ना किसी चीज की, तो वो जो है ये नहीं जान सकेगा कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए व्हाट शुड बी द आंसर, what would be the most appropriate answer, sequence of that component किस तरह होगी, कौन सी component of that जो है ये important है, कौन सी नहीं है, and evaluation, फिर अपने आप को evaluate करना, जज करना कि जो ऑलरेडी सोल्यूशन जिस मकसद के लिए उन्होंने सोल्यूशन दिया था क्या वो हल हो गया कि नहीं। तो इवैल्यूएशन जो है दैट इज एक्चुअली द जजमेंट ऑफ दैट सिंथेसिस ऑफ द न्यू रिजल्ट और द न्यू सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। तो ये जो थे द रिकॉल, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ये जो है ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनॉमी जो पब्लिश हुई थी 1956 की, उनकी ये लेवल्स हैं। फिर एक 2000 और उसके बाद जो है इस तरह एक ऑथर्स आ गए और उन्होंने कुछ रिवीजन की, उस ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनॉमी को रिवाइज किया, लेकिन उन्होंने अपना कोई उसको नाम नहीं दिया, बल्कि उसको जो है उन्होंने वही पुराना नाम उन्होंने इसका मेंटेन रखा। हालांकि ये ऑथर्स जो थी, ये एंडरसन एट आल, ये उन्होंने मतलब इसमें सीक्वेंस भी चेंज हो गई थी, उसकी रीनेमिंग की थी उसकी, लेकिन फिर भी जो है चूंकि द ओरिजिनल वर्क पर बेस था ये रिवीजन, तो दैट्स व्हाई उन्होंने अपना नाम उसको नहीं दिया, एंड दे रिटेन द
ओरिजिनल ब्लूम नेम, लेकिन पहले वालों को उन्होंने ओरिजिनल ब्लूम वर्जन दिया और इनको उन्होंने रिवाइज्ड ब्लूम ब्लूम टेक्सोनॉमी रिवाइज वर्जन का नाम दिया। और क्या क्या चेंजेस की उन्होंने, अगर हम यहाँ पे देखें तो वही चीजें उन्होंने क्या एक्सप्लेन कर दिया कि रिमेम्बर जो है रिकग्नाइज एंड रिकॉलिंग फैक्ट, पहले वहां पे रिकॉल था, उन्होंने रिमेम्बर कर दिया। वहाँ पे कंप्रहेंशन था, यहाँ पे उन्होंने अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंड कर दिया कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट द फैक्ट मीन, जो यहाँ पे जानते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन क्या है। अप्लाई का मतलब अप्लाइंग द फैक्ट द रूल कंसेप्ट एंड आइडियाज, जो इन दोनों को कंबाइन करके किसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए उसको अप्लाई करना विल बी नोन एज द अप्लाई। एनालाइज में क्या होगा कि ब्रेकिंग डाउन द इंफॉर्मेशन इनटू कंपोनेंट पार्ट, अभी जो हमने डिस्कस किया कि जो यहाँ पे जो कुछ भी वो जानते हैं उसको मुख्तलिफ पार्ट्स में उनको ब्रेक डाउन करना, और फिर हर एक को अलग से उसकी स्ट्रक्चर और उसके कंटेंट वाइज जो है उसको स्टडी करना, और फिर इसकी कंपैरिजन करना विद अदर कंपोनेंट, और फिर इसकी वेरिंग करना कि कौन सी जो है वैल्यूबल है, कौन सी लेस वैल्यूबल है, कौन सी ज्यादा जरूरी है, कौन सी ज्यादा जरूरी नहीं है, कौन किस सिचुएशन में चाहिए, कौन किस सिचुएशन में नहीं चाहिए, किसको अवॉइड करना है, किसको जो है इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है किसी भी सोल्यूशन में। तो ये एनालाइज के बाद ही आती है when they have the understanding and when they have the detail, when they have the study of the individual component of that concept। यहाँ पे एक ओरिजिन में अगर हम देखें सिंथेसिस था, सिंथेसिस को उन्होंने क्रिएट कर दिया, तो न सिर्फ नाम चेंज किया बल्कि उन्होंने उसको लास्ट पे डाल दिया रेदर देन इन द सेकंड लास्ट पोजीशन। प्रीवियस पे देखी सिंथेसिस वाज इन द सेकंड लास्ट पोजीशन एंड इवैल्यूएशन वाज ऑन द लास्ट। यहाँ पे जो है इवैल्यूएट इज द सेकंड लास्ट पोजीशन एंड क्रिएट इज इन द लास्ट पोजीशन। तो जजिंग द वैल्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज and then combining part to make a new whole। तो अब क्या चेंजेस की गई, पहला चेंजेस तो ये था कि उनका ये जो सीक्वेंस से चेंज हो गया कि सिंथेसिस जो था ये चला गया टॉप पर, इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल में ओल्ड वर्जन में ये सेकंड लास्ट पोजीशन पे था, और इवैल्यूएशन जो टॉप पोजीशन पर था उस सेकंड पोजीशन पे आ गया इन द न्यू वर्जन। सेकेंडली जो है यहाँ पे अगर आप नाम देखिए नॉलेज या रिकॉल कंप्रहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन जो 1956 में पब्लिश हुई थी, ये सारे के सारे दे आर इन द नाउन फॉर्म। लेकिन अगर आप यहाँ 2001 में फिर देखिए जो रिवाइज्ड वर्जन थी, ये सारे के सारे वर्ब फॉर्म यानी रिमेम्बर, अब नॉलेज को नॉलेजिंग आप हम नहीं कीजिएगा, इट इज अ नाउन बट वी कैन remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating and the creating। so these are the work from। एक तो ये चेंज हो गई कि नाउन जो है को चेंज किया गया इनटू द वर्क फॉर्म, एंड सेकेंडली सेकंड चेंज हो गई इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट बन गई इन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द टॉप, एंड सिंथेसिस फ्रॉम द सेकंड लास्ट पोजीशन चली गई इनटू द टॉप पोजीशन पे। This is the citation of the original one, the old version of the Bloom cognitive domain, and this is the citation of the that new version, the revised version of the Bloom taxonomy। यहाँ पे the great wall जो है that is actually the same person जो यहाँ पहले इन्वॉल्व था। अगर हम यहाँ पे देखें क्रेथवाल DR, तो क्रेथवाल जो था ये he was the team member of the that team जिसको चेयर कर रहा था, जिसको हेड कर रहा था बेंजामिन ब्लूम। he died in 1999, और उसकी डेथ के बाद जो है इसकी रिवीजन की गई until that। ये जो 1956 से 2001 तक ये जो है पुरानी ओल्ड वर्जन ऑफ द टैक्सोनॉमी जो है मुख्तलिफ स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये यूज होती रही। सो क्रितवाल अलॉन्ग विद एंडरसन जो है उन्होंने फिर इसमें कुछ रिवीजन की, और ये रिवीजन जो है बिकॉज टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द ओरिजिनल, the chair of the and was contributor of the main contributor to this taxonomy, the बेंजामिन ब्लूम, उन्होंने इसी का नाम जो है रिटेन कर दिया। अच्छा, we can concise these 6 level into 3 level, and that is the recall into the remember, remember into the 1 level,
Then the second level, understand, apply, and analyze, are understanding, applying, analyzing into the second, and the last, evaluating, creation into the third and the last level. हाँ, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको शॉर्टली कहा जाता है C1, दिस इज C2, C3, C4, C5 एंड इन द C6. तो यहाँ पे वी कैन से दैट कि C1, C2, C3 जो है, तो C1 जो है दिस इज एक्चुअली इज इक्वल टू द C1 इन द 6 लेवल, जबकि C2, C3 एंड C4 को कंबाइन करके C2 जो है इन द शॉर्ट फॉर्म में बनाया गया है, और C5 एंड 6 जो है इसको कंबाइन करके C3 इन द शॉर्ट वर्जन जो है बनाया गया है. सो यूजुअली दीज कैन बी यूज्ड, बोथ कैन बी यूज्ड, बट मोस्ट कॉमनली जो है ये यूज होती हैं द 6 लेवल. दे आर यूज्ड इन द construction of the learning objectives as well as in the designing and development of the curriculum. थोड़ा सा हम अभी एक एक को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि व्हाट डज द सिंगल सब डोमेन मीन, उसकी एक्शन वर्क क्या होंगी, और फिर हम जो है एक सिंपल सा आप लोगों को समझाने के लिए हम जो है एप्पल का एग्जांपल लेंगे, और एप्पल पर हम C1, C2, C3 एंड अप टू C6 जो है ये अप्लाई करेंगे कि हाउ वी कैन गो फ्रॉम द C1 टू C6. यहाँ पे एक चीज जो है मैं मेंशन करूँ कि अगर हम C1 से C6 तक जा रहे हैं तो द लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है ये इंक्रीज होती है. यानी अगर स्टूडेंट सिंपल यहाँ पे रिमेम्बरिंग करनी है तो यहाँ पे क्रिएट करना है. स्टूडेंट हैव द कैपेसिटी टू फॉर्मुलेट एंड टू क्रिएट एंड टू कंस्ट्रक्ट समथिंग न्यू. सो आप उनको न्यू करने के लिए दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, तब जाके दे कैन क्रिएट समथिंग न्यू. एंड तो इट मीन ये हम जैसे बॉटम पे हैं तो इट मीन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज टू लो, इट्स वेरी इजी. और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं so it means the level of difficulty increases. So this is the most difficult, the C6 is the most difficult phase level, and this is the most easiest level of the cognitive domain. So level 1, remembering यहाँ पे चूंकि अब ओल्ड वर्जन के बजाय रिवाइज वर्जन या न्यू वर्जन यूज होती हैं, इसलिए हम यहाँ पे रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी ही को यूज करेंगे इन द डिटेल डिस्कशन में. तो पहला लेवल जो है या पहला सब डोमेन है, या इसको हम लेवल जो है कह सकते हैं सब डोमेन के साथ साथ, तो वो रिमेम्बर है या रिमेम्बरिंग है, विच मीन इट इज द मोस्ट बेसिक, requiring the least amount of cognitive rigor, and this is about the students recalling key information, for example the meaning of a word or the definition. Examples of the action verb which can be used for during the construction of the learning objectives of this level 1, they can be like arrange, define, describe, list, match, name, order, recall, reproduce. और अगर आप इनको देखें तो already students they are known to the facts, just they have to arrange them, they have just to define them, describe them very shortly, and list them, match them, and then name the different, if suppose classifying them, and then the order and recall and reproduce. सब मिसाल के तौर पर जैसे हमने कहा कि हम इनके मुख्तलिफ लेवल के लिए हम एप्पल की एग्जांपल लेंगे, तो इसमें हम अगर कहेंगे कि व्हाट विल बी द learning objective for the level 1, students will be able to name, यहाँ से हमने ये एक्शन वर्ब उठाया है name, students will be able to name 3 common varieties of apple. आप सपोज एक BS न्यूट्रिशन है और वहां पे न्यूट्रिशनिस्ट एक है कि भाई हाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द नेचुरल फूड जो है कि प्लांट फूड की क्या फायदे हैं, वहां पे एक है कि न्यूट्रिशन फैक्ट्स ऑफ द एप्पल. तो न्यूट्रिशन फैक्ट्स ऑफ द एप्पल इज द थीम, और इसमें जो पहला C1 होगा कि भाई students will be able to at least, there are many varieties of the apple, at least they have to name, they have to enlist, they have just to recall the name of the 3 varieties of the apple. Suppose we have the pink lady, the bramley apple, the red delicious, the cox apple, golden delicious, the reborn, and the granny smith, and the royal gala. So these are the various name, the various version and breed of the
apple, so they have just to name any tree, nothing else, just to ये C1 होगा. हम लेवल 2 पे जाएं, विच मीन अब जो नाम और लेते हैं, जो डिफिनीशन और करते हैं स्टूडेंट, जो एनालिस्ट करते हैं, जो वहाँ पे उन्होंने C1 पे उन्होंने एक्सप्लेन बोला है, उन्होंने उनका आंसर जो था, क्या वो अपनी उस आंसर की एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं, उसमें कुछ एलाबोरेट भी कर सकते हैं, या उन्होंने सिर्फ उस पर रट्टा लगाया है. तो अगर आप देखिए यहाँ पे, इट इज टू डू विद द स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट रिमेंबर, यानी ये C1 की थोड़ी सी elaboration है. At this level, the students should recall the definition of a word. For example, would also be able to show understanding of the word by using in the context of the different sentences. What type of action verb can be used for this level? So there is the classify, discuss, explain, identify, report, summarize, elaborate. So these all are the different action verb which simply mean, which is the next question to the recall. हम यहाँ पे सपोज एक एक्शन वर्ब उठाते हैं, आइडेंटिफाई. Summarize the identifying characteristic of a golden delicious apple and a Granny Smith apple. अब सपोज उन्हें 3 नाम एप्पल वेराइटीज नाम दी थी, उनमें से एक ग्रैनी स्मिथ एप्पल था और दूसरा जो है गोल्डन डिलीशियस था. तो क्या उनको पता है कि जो ग्रैनी स्मिथ एप्पल और गोल्डन डिलीशियस एप्पल में क्या डिफरेंस है? यानी क्या वो जानते हैं कि सपोज इनके सामने 2 एप्पल रखा जाए, तो क्या इस काबिल होंगे कोई कहे कि उसमें से ग्रैनी स्मिथ एप्पल कौन सी है और इसमें से गोल्डन डिलीशियस एप्पल कौन से हैं? अगर उन्होंने सिंपल रट्टा लगाया है एंड दे डोंट नो अबाउट एक्चुअली हाउ दे लुक, सो इट मीन उनकी जो नॉलेज है वो इतनी नहीं है. बट इफ दे कैन आइडेंटिफाई दैट अमंग दीज which one is the golden delicious and which one is the granny smith apple, so it means they have the knowledge, उनकी थोड़ी सी नॉलेज जो है और ज्यादा है. या यहाँ पे इशारे उनके रखे जाते हैं और फिर इनसे कहा जाता है कि आइडेंटिफाई द पिंक लेडी. अब यहाँ पे उनको ये पिंक है, ये भी पिंक है, ये भी थोड़े से पिंक है, ये भी पिंक है. तो यहाँ से वो क्या करेगा, इसमें से फिर अगर उनको पता है कि विच वन इज, तो और उनको ऑलरेडी तो रिमेम्बरिंग है कि भाई पिंक लेडी इज वन ऑफ द ब्रीड ऑफ द वन ऑफ द टाइप ऑफ द दैट एप्पल. अब इनमें से वो कौन सी है? So if he or she have the knowledge, or example explain करेगा. So that is actually the C2, which is actually elaboration or explanation or understanding of the facts or the key information which they have recalled. Now आएंगे towards the application कि how the students can apply the facts and understanding of the different information they are known. किस तरह उसको एक प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं, यूटिलाइज किस तरह कर सकते हैं. सो इन द लेवल 3 इन द अप्लाइंग, इट इज कंसर्न विद हाउ स्टूडेंट्स कैन टेक देयर नॉलेज and understanding applying it to different situations. This usually involves students answering questions or solving problems. Action verbs for this level can be apply, calculate, prevent, demonstrate, interpret, show, solve, suggest. यहाँ से हम जो है हम प्रिवेंट जो है एक्शन वर्ड लेते हैं और इसको फिर हम एक सेंटेंस बनाते हैं कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू apply to use which apple for the prevention of the that scurvy disease. So इसको क्वेश्चन अगर हम इससे बनाएं तो क्वेश्चन से हम स्टूडेंट से ये कर सकते हैं कि what pink lady apples prevent the scurvy, a disease caused by a deficiency of vitamin C. यहाँ पे उन्होंने पिंक लेडी को आइडेंटिफाई, पहले क्वेश्चन क्या था कि व्हाट आर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एप्पल, उन्होंने एक पिंक लेडी का नाम दिया. अच्छा, व्हाट इज द पिंक लेडी इन एप्पल में से कौन सी है? ये C2 हो गया. अब व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ द पिंक लेडी, ये जो है अब थोड़ा सा मोर इन डेप्थ है, उसको एप्लीकेशन पे लेके आएगा कि इसकी क्या बेनिफिट्स है, इसको किस पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है, इसको किस फॉर्म में इसको खाना बेहतर है, इसको हम जो है बेकरीज में ज्यादा यूज कर सकते हैं, जूस के लिए ज्यादा अच्छी है, राग खाना इसका ज्यादा अच्छा है, इसको सैलेड में हम यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, यानी जैम के लिए यूज करें तो मतलब किस पर्पज के लिए दिस एप्पल इज मोर बेनिफिशियल एंड मोर एडवांटेजेस. तो ये जो है उसको क्वेश्चन फिर क्या होगा कि वोट पिंक लेडी एप्पल्स प्रिवेंट
scurvy, a disease which is caused by a deficiency of the vitamin C. तो अगर उसको पहले से पता है कि यस द पिंक लेडी की न्यूट्रिशनल फैक्ट्स का पता है, तो यस अगर उनको सपोज ही नो दैट द पिंक लेडी इज वेरी रिच इन द विटामिन सी, तो वो ये कहेगा यस दैट इज वेरी यूजफुल एंड कैन बी यूज्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ द दैट स्कर्वी डिजीज. तो ये उनको जो है सपोज इफ दे आर नोन टू द न्यूट्रिशन फैक्ट, सो दे विल बी एबल, अदरवाइज उनका नॉलेज यहाँ नहीं है, तो इट मीन दे विल बी अनएबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. अब आते हैं टुवर्ड्स द लेवल 4 विच इज द एनालाइजिंग. अब जैसे हमने पहले कहा कि इसमें से क्या करना है, तमाम कंपोनेंट को, तमाम नॉलेज को अलग अलग रखिए और फिर इसको हर एक को अलग अलग से स्टडी करना है, वहां से इसको फिर एनालाइज करना है, दूसरे के साथ कंपेयर करना है, इसके कंट्रास्ट में क्या है, इसके सिमिलरिटीज क्या है इन द इसके अदर कंपोनेंट्स के साथ. तो ये जो इसको कहा जाता है एनालाइज या एनालाइजिंग. So in level 4 in the analyzing, it is about students being able to draw connection between ideas, thinking critically, to break down information into some of its part. Action verbs which can be used for this level 4, they can be analyze, appraise, compare, contrast, distinguish, explore, and investigate. इन वर्ड्स पर अगर हम तवज्जो दें तो ज्यादातर यही लग रहा है कि ये आप जो आपके सामने मुख्तलिफ मोर देन वन कंपोनेंट है, वन मटेरियल है, एंड यू आर जस्ट डिस्कसिंग इनटू बोथ ऑफ देम और थ्री ऑफ देम और ऑल ऑफ देम. अगर आप अप्रेस करना है तो किसको अप्रेस करें, एनालाइज करें, कंपेयर करें, उसके साथ कंट्रास्ट करें, दोनों में डिस्टिंग्विश करें, एक्सप्लोर बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. अब यहाँ पे हम जो है कंट्रास्ट और कंपेयर दोनों को इस एक्शन वर्ब यूज करेंगे और एग्जांपल बनाएंगे इस का कि students will be able to compare and contrast 4 ways of serving food made with apple and examine which one have the highest health benefit. अब यहाँ पे उनको पहले से एनालाइज की भाई डिफरेंट एप्पल्स वेराइटीज हैं, इनमें से विच वन इज यूज्ड फॉर द जूस पर्पस, जिसमें वहाँ पे वाटर जो है या जूस ज्यादा है तो जूस के लिए ज्यादा अच्छा है. वन विच इज वेरी डिलीशियस, वो जैम के लिए ज्यादा अच्छी हैं. द वन विच हैव द सॉफ्ट मास एज वेल एज डिलीशियस, वो बेकरी में यूज हो सकती हैं. तो या द वन विच इज जूसी एंड दैट इज नॉट दैट सो मच हैव सम दैट डिलीशियस एंड दैट हैव सम सोर टच एज वेल, वो राम खाने के लिए ज्यादा अच्छा है. तो ये जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर फिर इसकी यूटिलाइजेशन और डिफरेंट सिचुएशन में यूज करेंगे कि अगर हमें जूस बनानी है, सो उनको पहले से पता है कि दोनों ने कंपेयर किया होगा कि भाई इन एप्पल्स में से विच एप्पल इज बेस्ट फॉर द जूस, तो वहां से उठाएगा, उसको जूस में यूज करेगा. फिर एक सिचुएशन चेंज हो जाती है, उसको केक वगैरह में या बेकरी पर्पस के लिए यूज करना चाहता है, तो उसके लिए वो अलग फिर उठाएगा एप्पल टाइप. अगर वो जो है इसको जैम के लिए सपोज या यूज करते हैं, किसी ऐसी डेजर्ट के लिए यूज करना चाहता है, तो शायद उसके लिए अलग यूज करेगा. अगर वो इसे यूज करना चाहता है विद रेशन सिरेट के लिए, तो अलग यूज करेगा. तो ये जो है फिर उसकी तब पॉसिबल है इफ वी हैव द कंपैरिजन, if we use the understanding of all the varieties between them, वो डिस्टिंग्विश कर सकता है, उसको हर एक अलग अलग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पता है. To compare and contrast the 4 ways of serving food made with apple and examine which one have the highest health benefit. जैसे मिसाल के तौर पर हम अगर इसको बटर चीज के साथ यूज करें, अगर हम इसको जो है पीनट और या जो है उसके साथ साथ जैम वगैरह के साथ यूज करें, हनी के साथ यूज करें, इसके ड्राई फ्रूट के साथ यूज करें, और वी कैन विद सम अदर पेस्ट के साथ यूज करें, विद स्वीट एंड सोर सॉस के साथ साथ ड्राई फ्रूट यूज करें, चॉकलेट के साथ यूज करें, या जो है इसको हम जो है मीट जो इसके साथ यूज करें, तो कौन से में जो है बेनिफिशियल ज्यादा होगा और कौन से में फूड में कौन सी एप्पल जो है ये ज्यादा जो है यूजफुल बेनिफिशियल होगी. तो ये होगा इसकी एनालाइजिंग. अब इवैल्यूएटिंग में क्या होगा कि इवैल्यूएटिंग में एक्चुअली जो उसने एनालाइज करने के बाद उसने उसको एप्लीकेशन की है और बिकॉज ऑफ द एनालाइजेशन उसको इन डेप्थ है उन्होंने
suppose juice which is best for the juice पर्पस के लिए ज्यादा बेहतर है, तो उसने यूज किया है, तो क्या वाकई जो है इसकी जूस अच्छी है, तो ये वाली बेटिंग होगी फिर। इट इज रीच्ड व्हेन स्टूडेंट्स कैन मेक एक्यूरेट असेसमेंट और जजमेंट अबाउट डिफरेंट concepts. Student can make inferences, find effective solution to problem and justify conclusions while drawing on their knowledge and understanding. तो पहले जो 4 levels थे उन्हीं को यूज करके वो फिर इसकी इवैल्यूएशन भी करेगी कि इधर वी आर इन द राइट डायरेक्शन, या जो हमने डिसीजन लिया था, हमने जो सोल्यूशन इसके लिए कंस्ट्रक्ट की थी, क्या वो सही थी या सही नहीं थी। एग्जांपल्स आर assess, critique and defend, evaluate, judge, justify, etc. So मिसाल के तौर पर हम यहाँ से करेंगे कि which kind of apples they are best for baking a pie and why. तो इस y का आंसर जो है यहाँ पर ये इवैल्यूएट करेंगे। अगर हम y को निकाल दे तो that may be द C4 लेवल की यहाँ पे एप्लीकेशन के बाद जो है एनालाइज किया जाती है कि एक बेकिंग एक जो एप्पल पाई को बेक करने में कौन सी एप्पल जो है सबसे बेहतरीन है। सो फिर इसमें से डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द पाई जो है दे कैन बी यूज्ड टू द वर्ल्ड, सो व्हिच एप्पल इज द मोस्ट बेस्ट फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एप्पल पाई। अब क्रिएटिंग, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स की लेवल इस तरह पहुंच जाती है कि जो पहले से नॉलेज मौजूद है उस नॉलेज में से ये कुछ नया करके एक नई रेसिपी दे देता है, या जो है ये एक सपोज एक एप्पल जो पहले प्रीवियसली इट इज नॉट यूज्ड फॉर दैट पर्पस, ये उस किसी और एप्पल दो को कंबाइन करे और उस पर्पस के लिए यूज करे, तो ये क्रिएटिंग हो जाएगा, which means that is the construction, which is the formulation of something new. So it is the ultimate aim of the student's learning journey. At this final level of Bloom taxonomy, students demonstrate what they have learned by creating something new, either tangible or conceptual. This might include, for example, writing a report, creating a new recipe, or revising a process to improve its result, and formulating a new treatment protocol. Example application which can be used for this level is compose, convert, construct, create, devise, generate, organize, plan, produce, etc. अगर हम इस एक्शन वर्ब पर देखें तो हमें एक बात यहाँ पे आ जाती है कि यहाँ पे कुछ नया करने को है। यानी अगर आप कंपोज करते हैं ना, तो कंपोजिशन इज ऑब्वियसली एक सपोज एक सॉन्ग कंपोजर है और वो क्या करता है, वो एक कंपोजिशन बनाता है, तो ये उसकी अपनी क्रिएशन होती है। कन्वर्ट, आप एक टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करें तो वो आपकी न्यू क्रिएशन हो जाएगी। कंस्ट्रक्ट, कोई नई चीज बनाना। क्रिएट, ऑब्वियसली डिवाइस, जनरेट, तो ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो हम कहते हैं कि उसके लिए काफी एक्सपर्ट होना जरूरी है, कि एक्सपर्टीज जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मिसाल के तौर पर जो हम कंपोजिशन की बात हमने की, तो जो कंपोज करता है उसको पता होनी चाहिए कि कौन सी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो है इज बेस्ट फॉर दिस सिचुएशन, और कौन सी इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स क्या क्या है, उसके साउंड क्या क्या है, कौन सी म्यूजिक जनरा में कौन कौन से यूज होते हैं। तो इन तमाम जो इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में उनको नॉलेज होगा। उनकी अगर आप एनालिसिस करें कि इसकी आवाज टून जो है थोड़ी सी तेज है, उसकी पिच जो है थोड़ी सी कम है, उसकी ये है, तो ये जो उनकी साउंड प्रॉपर्टीज करेक्टरिस्टिक है ये एनालाइज में आएगा। फिर ये इसको इवेल्युएट भी करेगा कि यस इट कैन बी, अगर वो क्लासिकल टून कंपोज कर रहा है, सो व्हाट विल बी द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन दैट। अगर वो कोई वेस्टर्न टून जो है वो कर रहा है, या कोई जैज टून कर रहा है, या राग कर रहा है, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है दैट विल बी बेस्ट फॉर दैट कंपोजिशन। ये वो बंदा कह सकता है जो एक्सपर्ट हो, जो जानता हो सारे इंस्ट्रूमेंट को। तो इस जब हम स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, तो मोस्टली दे आर द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स व्हेन दे हैव स्टडीड ऑल द सब्जेक्ट्स। सपोज उनको एक पेशेंट आ जाती है एंड दैट पेशेंट इज क्वाइट यूनिक व्हिच इज atypical and not typically presented like the case in the books। अब उसके साथ क्या करेगा, तो अब उसको क्या है, उसको पैथोलॉजी उन्होंने पढ़ी है, उसको आती है, उसको माइक्रोबायोलॉजी आती है,
उसको जो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन, सर्जरी, ये तमाम जो साइंसेस है, क्लिनिकल साइंसेस एंड बेसिक साइंसेस, उस पर उसको उबूर हासिल है। अब उसको चाहिए कि यहाँ पे इस सिचुएशन में किस सब्जेक्ट से क्या नॉलेज जो है वो यूटिलाइज करके यहाँ पे एक प्रोटोकॉल जो है क्रिएट करना है, एक ट्रीटमेंट प्लान जो है और ये जो है यहाँ पे जनरेट करनी है। तो ये हम एक पहले या सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट से इस लेवल की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वो एक ट्रीटमेंट प्लान जो है ऑर्गेनाइज करे या जो है वो कंस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल जो है फॉर द पेशेंट। तो ये इसलिए जब हम इस लेवल जरूरी है, नॉलेज ऑफ दिस टेक्सोनॉमी इज वेरी यूजफुल कि हु आर द ऑडियंस, हमारे जो स्टूडेंट्स उसके लेवल क्या है। सपोज अगर वो पहले सेकंड सेमेस्टर की है, पहले दो सेकंड ईयर के हैं, तो हम यूजुअली अप्लाई के हद तक तो जा सकते हैं, लेकिन उससे आगे जो है जाना, इसलिए कि दे डोंट नो अबाउट मच डिटेल ऑफ दैट ईच एंड एवरीथिंग। या जो हम एनालाइज में भी जा सकते हैं, लेकिन इवैल्यूएट और उसमें हम इसको यूज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो जैसी जैसी उनकी ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है प्रोग्रेस होती है उसमें, सो हम उससे एक्सपेक्टेशन जो है, जो लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन जो है, ये भी जो है वहाँ पे इम्प्रूव हो जाते हैं। और हम एट द एंड व्हेन दे आर ग्रेजुएटेड, व्हेन दे आर इन प्रैक्टिस, उनकी जॉब वगैरह हो जाती है, तो फिर हम इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दे कैन नाउ ट्रीट any sort of any complex or any comorbid patient। तो यहाँ से इन्हीं को वही एपल वाले एग्जांपल को मेंटेन रखते हुए convert a recipe to new recipe by replacing your choice of ingredients or for the health benefits of using the ingredients you choose versus the original one। तो ये थी हमारे 6 सब जो सब डोमेन्स या लेवल ऑफ द ब्लूम कॉग्निटिव डोमेन। और यहाँ पे जैसे हमने कहा कि बॉटम से जब हम जा रहे हैं टॉप की तरफ, तो हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, हम इजी से डिफिकल्ट की तरफ जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ब्लूम, जब तक एक स्टूडेंट एक लेवल को जो है उस पर मास्टर नहीं होता, तो उसको दूसरी लेवल में एंटर नहीं होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट, उसने तो ये 3 नाम बताए कि दीज आर द 3 टाइप, बट ही इज अनेबल टू आइडेंटिफाई अमंग देयर आर 7 वेराइटीज, और उनमें से इन 3 वेराइटीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो हम अप्लाई तक नहीं जा सकते। पहले तो उसको ये समझाएं कि इसमें से है कौन कौन से, तब जाके ही कैन एंटर, ही वी कैन एक्सपेक्ट द लेवल 3। सो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट उस टाइम पे है कि जब हम स्टूडेंट्स को डील करते हैं, तो हमें एज अ टीचर हमें हर एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल लेवल ऑफ कॉग्निटिव जो कैपेसिटी है वो पता होनी चाहिए। कि इफ सपोज इफ देयर इज अ गुड स्टूडेंट, और स्टूडेंट में बहुत अच्छा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट, वी उससे थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ डोमेन वी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वीक स्टूडेंट है, तो पहले हमने उसकी मास्टरी करनी है इन द लोअर डोमेन, तब जाके हम इससे हायर डोमेन तक लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो इट मीन वी कैन वर्क ऑन द इंडिविजुअल स्टूडेंट एज वेल एज जो है एज ए ग्रुप में भी कर सकते हैं। ओवरऑल वी ऑलरेडी नो दैट कि लेवल 4 जो है ये थोड़ा सा इट विल बी टू हाई फॉर द second year or second semester student। So we have to bring that expertise in the initial 4, initial 1 and then 2, then 3 and then 4। और जब तक उनकी एक लेवल पे मास्टरी नहीं हुई, हम दूसरे में उसको इंटर नहीं करेंगे, वी विल नॉट एक्सपेक्ट द नेक्स्ट फ्रॉम देम। और उसने ब्लूम ने इस कंसेप्ट को, इस फिनोमेना को मास्टरी लर्निंग का नाम दिया। कि जब तक आप लर्निंग एक मास्टरिंग नहीं होती एक डोमेन की, सब डोमेन की लेवल की, सो नेक्स्ट में जो है नहीं जाएंगी, या वी विल नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट। तो जैसे हम जो है ऊपर जा रहे हैं टेक्सोनॉमी, स्टूडेंट्स बिकम मोर नॉलेजेबल एंड मोर स्किल्ड, इवन दे नो बेटर अबाउट दैट concept, and develop an improved understanding of the content they are learning। Lesson objectives, question, activities, action verb, they are the basis। तो नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस एंड द सैम्पल एक्टिविटीज ऑल कॉग्निटिव लेवल, जो हम हमने डिस्कस की कि रिमेम्बरिंग के लिए एग्जांपल क्वेश्चन क्या होंगी, उनके लिए सैम्पल एक्टिविटीज क्या होंगी इन द क्लास।
तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे एंड दैट वाज ऑल अबाउट फॉर द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस ब्लूम टेक्सोनॉमी। टोटल हमारे इंशाल्लाह 4 सेशंस होंगे। इंशाल्लाह इस पे हम ये आप लोगों के साथ लिंक शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।